जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है डिटेल्स में स्टडी की। तो अब जो है वो हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ मूव करने लगे हैं। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो सबसे पहला हमारा केस है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास पहली जो है वो हायर ऑर्डर में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे तो हमारे पास एक फॉर्म थी जो हम डिटेल में देख के आए थे कि उस फॉर्म में अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी हो तो फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इधर ये जो आपके पास अगर इस तरह की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ए नॉट ऑफ एक्स डी एन, मतलब एन डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, और फिर ये डेरिवेटिव एक कम होते जा रहे हैं और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इस तरह की फॉर्म में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। एन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे एन है। ठीक है, अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए ना, उसमें पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता था, सेकंड थर्ड फोर। अगर मैं ये एन की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हो जाएगी। एन की जगह 2 पुट करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। एन की जगह 3 पुट करते हैं तो ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे अब जो ए नोड ऑफ एक्स है, ये ए वन ऑफ एक्स है, ये चलता चलता आगे अगर हम देखें तो ए एन ऑफ एक्स आ जाता है। ये सारे जो हैं यहाँ पे एक्स के फंक्शन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स के फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे कोई वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे वाई या साइन वाई या वाई स्केयर कुछ इस तरह की टर्म नहीं होगी। सिर्फ एक्स का फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स स्केयर हो सकता है, 1/x, कोई भी एक्स का फंक्शन होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसी तरह सारी टर्म्स में कहीं पे भी जो आपके पास ये फैक्टर्स हैं, ये एक्स के फंक्शन हो सकते हैं, वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। एन इसलिए क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो हम देख सकते हैं को एन है। ठीक है, तो अब अगर स्टूडेंट मैं इसमें ए नोड ऑफ एक्स को ज़ीरो कर देता हूँ तो बेसिकली इस टर्म को ज़ीरो करने का मतलब है कि ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो आपकी रिमेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा एन माइनस वन। ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ी पावर होगी वो एन माइनस वन वाली होगी। इसके बाद जो टर्म आएगी वो एन माइनस टू, वो इससे एक छोटी पावर वाली होगी। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम एन माइनस वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल के बाद भी यहाँ पे भी सिर्फ जो एफ ऑफ एक्स है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सिर्फ एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी वाई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कहलाएगी उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अब स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये सारे जितने भी हैं ये सब फंक्शन होंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स के। ठीक है, तो ये ए नोड ए वन, ये सारे जो हैं वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स के फंक्शन होना ज़रूरी हैं। ठीक है, थर्ड, इसी चीज़ को हम जो है ये इसी चीज़ को किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि एन डेरिवेटिव अगर हमने शो करना हो तो मैं इधर वाई की पावर एन इस तरह से लिखूँ तो ये nth डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये एन माइनस वन डेरीवेटिव है। ठीक है, इंटर में आप कुछ इस तरह से पढ़ के आए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप वाई डैश लिखते थे, सेकेंड डेरीवेटिव को वाई डबल डैश लिखते थे, इस तरह से आप शो करते थे। तो यहाँ पर भी बेसिकली हम एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि nth डेरीवेटिव है। ठीक है, वाई का, और ये ए नोट अगेन जो है वो आपके पास यहाँ एक्स के फंक्शन होंगे और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ सकता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहला केस हम वो डिस्कस करेंगे जिसमें ये जो आपके पास ए नोट ए वन ए टू ए एन है ये सारे एक्स के फंक्शन नहीं है। अभी हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर रियल नंबर्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 -5 7 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, एक्स के फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई भी आपके पास फंक्शन हो सकता है। इसमें भी अब एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि अगर आपके पास ये एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब कि ये वाली टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाए। पहला केस हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास बेसिकली ए नोड ए वन ए टू ए थ्री ए एन जितने भी हैं ये सारे क्या हों, ये रियल कॉन्स्टेंट्स हों। और सेकंड, अब हम अगर कहते हैं कि ये लेट्स से कि आपके पास ये एफ ऑफ एक्स बेसिकली ज़ीरो हो जाता है तो आपके पास जो नई चीज़ आएगी वो आएगी ए नोड वाई एन प्लस ए वन वाई एन माइनस वन। ठीक है, प्लस ए टू वाई एन माइनस टू। सिमिलरली ये कंटिन्यू करेगा और ये ए एन
y इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर स्टूडेंट ये इस तरह से इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये जो नई आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसको हम कहेंगे होमोजीनियस। ये वाली आपके पास क्या कहलाएगी, ये बेसिकली कहलाएगी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम कहेंगे ये जो इस तरह की अगर ये इक्वल टू 0 हो जाती है, एफ ऑफ एक्स को अगर बेसिकली कोई भी नहीं है यहाँ पे आपके पास जस्ट 0 है, तो इस तरह की जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी उसको कहेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n इसलिए क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो n है। ये हमने जब सबसे पहला लेक्चर शुरू किया था उसमें मैंने आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताया था। ठीक है, डिग्री होती थी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर आपके पास होल पावर होती थी वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा डिग्री से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। डिग्री हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो 1 नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर वेरी कर सकता है, वो n ऑर्डर 2 3 4 5 6 किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। अभी जो प्रीवियस चैप्टर में हमने सारी डिस्कशन की थी वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। स्टूडेंट्स मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करने लगा हूँ, आप लोग काइंडली इसको दोबारा से देखिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n वो कौन सी होगी, वो इस तरह की होगी कि जिसमें आपके पास डेरिवेटिव हैं, n डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, n डेरिवेटिव है, n-1 है, कुछ भी आगे आ सकती हैं टर्म्स आपके पास। इसके साथ यहाँ पे x के फंक्शन हो सकते हैं, y का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, और इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ पे भी सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर n की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसमें हम कोई भी टर्म हाईएस्ट पावर ख़त्म कर देता हूँ, मैं a नोट को 0 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है ये n-1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, सेकंड इसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि आप dny ओवर dxn को आप yn लिख दें तो ये भी nth डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब अगर हम पहला केस डिस्कस करें उसमें हम ये लेते हैं कि जिसमें a नोड, हम बाकी केस भी देखेंगे जिसमें ये आपके पास कोई फंक्शन होंगे x के, लेकिन अभी जो हम पहले पढ़ेंगे उसमें ये होगा कि ये a नोड a1 a2 ये सारे जो आपके पास हैं ये रियल कॉन्स्टेंट्स होंगे, यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे f ऑफ x है। ठीक है, अब इससे भी आगे अगर हम मज़ीद पहले देखें तो उसमें हम पहले देखेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कौन सी होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, अगर ये f ऑफ x को आप 0 कर दें यहाँ पे, तो ये होमोजीनियस हो जाएगी। ऑर्डर इसका कैसे पता चलेगा, जो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और इसको आप बेसिकली कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब अगर ये f ऑफ x 0 नहीं है, इसकी जगह पे कोई फंक्शन आ जाता है, तो फिर ये बेसिकली नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो आपके पास इस इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं f ऑफ x को 0 करके ये वाली जो है इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नाम दिया जाता है, लेकिन अभी वो आगे मैं आप लोगों को इसमें डिटेल्स में इसको क्लियर करूँगा कि ये किस तरह से हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है चलते हैं कुछ नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम सबसे पहला केस देखें जिसमें आपके पास ये सारे रियल नंबर हैं या रियल कॉन्स्टेंट्स हैं और इक्वल टू 0 है, मतलब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली 3 केस पहले डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला केस होता है रूट्स के बारे में, ये 3 केस हैं, ये किस तरह से यूज़ होंगे जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी आप देखें कि आपके पास केस 3 होंगे। पहला केस उसमें होगा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ हों, रियल रूट्स हों लेकिन वो मुख्तलिफ हों। लेट्स सपोज मेरे पास कोई रूट्स आ जाता है, एक 2 आता है, एक -3 आता है, एक 4 आता है, एक लेट्स सपोज 7/2 आ जाता है। लेट्स सपोज ये मैंने कोई इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरे पास ये 4 रूट आए, और ये चारों के चारों हम देख सकते हैं कि ये डिस्टिंक्ट हैं और ये रियल भी हैं, इसमें कहीं पे आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। स्टूडेंट, अगर इस तरह का कोई आपके पास सॉल्यूशन आते हैं जो डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा वो किस तरह लिखना होगा, y आप उसको नाम देंगे, वो किसके इक्वल आएगा, आप जितने रूट्स आएंगे उतने आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे, c1 c2 c3 c4, जितने आपके पास डिफरेंट
रूट्स आएंगे उतने आपने कॉन्स्टेंट लिख देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ई की पावर में एक कोफिशिएंट आएगा और साथ में एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे मतलब ई की पावर में दूसरा कोफिशिएंट आ जाएगा, साथ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली प्लस आएगा, ई की पावर में तीसरा कोफिशिएंट आएगा, साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है। और साथ आपके पास लास्ट वाला जो है वो ई की पावर में 7/4, यहाँ पे साथ आपके पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से आप देखें ज़रा, जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगे आपने उनको, जो आंसर्स डिफरेंट आएंगे उनको आपने ई की पावर में एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है और साथ में एक कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल दो रूट आते, एक रूट m1 आता और एक रूट m2 आता, तो इसका अगर मैंने इसका सोल्यूशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हाँ जी y लिखेंगे e की पावर m1 x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस साथ c1 आएगा, c1 और फिर प्लस c2 e की पावर m2 x। मतलब कि ये जो सोल्यूशन आपके पास डिफरेंट आएंगे उनको e की पावर में x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना, साथ एक कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट c1 c2 कोई भी आप नाम दे सकते हैं, डिफरेंट लेबल करेंगे डिफरेंट होंगे, ये c नहीं होगा, सिर्फ एक ही आप कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जितने सोल्यूशंस आएंगे उतने कांस्टेंट इन्वॉल्व करने हैं आपने, ठीक हो गया। ये है रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि अगर रूट आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, आपके पास रूट आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं आते, लेट सपोज रूट आपके जो आ जाते हैं वो रिपीटेड आ जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड रूट्स का मतलब ये है कि वो एक जैसे ही रूट जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रूट आए, वो m1 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 तीनों ही एक जैसे रूट आ गए, ठीक है। लेट सपोज स्टूडेंट हम कह रहे हैं कि तीनों रूट्स आए, वो तीनों रूट्स m1 m1 और m1 नहीं है, मतलब 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, या 3 की जगह 5 भी रिपीट कर सकते हैं, वो जितने मर्जी आप चले। मैं और रिपीट कर देता हूँ, एक और रिपीट कर देता हूँ, ये 4 सेम रूट्स ही आपके पास आ गए, ठीक है। ये बेसिकली किस तरह की फॉर्म की होगी, d माइनस m1 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैंने इधर से d के सोल्यूशन निकालूंगा ना, वो चारों के चारों ही बेसिकली हम देख सकते हैं कि वो आपके पास आप चलें, इसको भी रहने दें आप, जब मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो आपको मज़ीद क्लियर करूँगा। अभी फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमारे चारों रूट्स एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू जी c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब। आपने जितने आपके पास रूट सेम आएंगे उतने कोफिशिएंट्स आएंगे और साथ x की पावर बढ़ती जाएगी। पहले के साथ कोई पावर नहीं आएगी, फिर 1 पावर के साथ आएगा, फिर 2 पावर्स के साथ आएगा, फिर 3 पावर्स के साथ आएगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट डाल के इधर साथ आ जाएगा e की पावर, ये जो भी ये चूँकि सारे सेम होंगे इनमें से आपने ये m1 और साथ ये x लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रूट लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके पास जब रिपीटेड आ जाएंगे ना, केस 2, ये केस 2 हमारे पास था बेसिकली रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड रूट्स आपके पास जब आएंगे तो आपने क्या करना है, इस तरह से इनको लिखना है। लेट सपोज अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास 2 3 4 5 रूट्स आते हैं जो रिपीटेड हैं, तो इसका सोल्यूशन अगर मैंने लिखना है y कैसे आएगा जी स्टूडेंट, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। मतलब देखें पहले के साथ कोई x नहीं आया, फिर 1x, फिर 2x हो गए, पावर मतलब स्क्वायर हो गई, फिर c4 के साथ x क्यूब आ जाएगा, फिर c5 के साथ आपके पास x4 आएगा, ठीक हो गया। ये आपने इतने कांस्टेंट इन्वॉल्व करने हैं और एक एक पावर बढ़ाते जाना है, और एंड पे आपने क्या करना है, e की पावर में ये जो आपके पास आया है और साथ x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका जो है ना y का सलूशन लिखा करेंगे, ये इक्वल होगा y के। ये आपके पास कौन सा केस था, ये सेकंड केस था जिसको हमने रिपीटेड कहा, ठीक हो गया स्टूडेंट। थर्ड केस होता है जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स को अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स रूट्स को किस तरह लिख सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल अच्छा जो केस 3 है 3, ये स्टूडेंट केस 3 में हमारे पास a प्लस माइनस बी आयोटा। अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप कॉम्प्लेक्स रूट निकालते हैं ना वो हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं। पेयर की फॉर्म में क्या होता है, का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक रूट आता है 2 + 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
तो अंडरस्टूड है कि आपके पास लाजमी 2 - 3 आयोटा भी आएगा, मतलब ये हमेशा पेयर की सूरत में आएंगे। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 + 3 आयोटा आ जाए, ऐसा नहीं होगा, हमेशा आपके पास पेयर की फॉर्म में आएगा। इसीलिए मैंने इसको ए जर्नल अगर लिखूँ a ± b आयोटा, मतलब इस तरह की पेयर फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। इस तरह का अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अगर इसका मैं अगर लिखना चाहूँ इसका सोल्यूशन, तो वो बेसिकली y इक्वल आपके पास आएगा जी C1 साइन, ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आएगा 7x आ जाएगा, प्लस फिर C2, फिर आपके पास कोस के साथ आपने एंगल दोबारा जो है वो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। ठीक है, bx या xb कर लें, वो एक ही बात है। और ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है e की पावर में बेसिकली ये वाला रियल पोर्शन और 7x ax। ठीक हो गया स्टूडेंट। दोबारा से देखें, ये आपके पास पेयर की सूरत में आएंगे, हमेशा प्लस माइनस के साथ आएंगे। ठीक है, अगर आपने इसका सोल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखना है, ये जो आपके पास आएगा ना, इसको आपने पहले C1 साइन, और फिर ये आपके पास b आएगा यहाँ पे, ये जो इधर नंबर होगा, और 7x प्लस C2 कोस, और फिर यहाँ पे दोबारा b आएगा और 7x आ जाएगा। ये bx लिख लें, x भी एक ही बात है। ब्रैकेट में आपके पास आएगा, इस होल ब्रैकेट में आपके पास e की पावर में ये रियल पोर्शन और 7x आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास थर्ड केस था कि अगर सोल्यूशन आपके पास कॉम्प्लेक्स आए। इसी को एक और दफ़ा देख लें, अगर फॉर एग्जांपल इसका मैंने लिखना है तो वो किस तरह आएगा, y इक्वल आएगा C1 जी स्टूडेंट, C1 साइन 3x प्लस C2 कोस 3x और साथ ब्रैकेट के e की पावर 2x। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे a बेसिकली मेरे पास 2 था और b मेरे पास 3 था। अच्छा, ये प्लस माइनस को आपने इग्नोर करना है, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो आपके पास प्लस में ही आएगी। तो इसका एक और केस भी होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीटेड आए, तो वो किस तरह होता है, वो उसी तरह ही होता है जो रिपीटेड का था। वो आगे जब मैं कोई एग्जांपल्स आएंगी तो उसको मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगा। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि आपको रूट्स लिखने आए। बेसिकली 10.1 या जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो उसमें सिर्फ ये मेजर काम ये रूट्स लिखना है। आप दोबारा से देखें कैसे सोल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट। पहला आपका केस था जिसमें रूट्स डिफरेंट आए, ये देखेंगे सारे के सारे रूट डिफरेंट हैं। तो इनको सिंपल सा केस है, C1 के साथ आपने e की पावर में लिखना है वो रूट और 7x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमेशा प्लस ही आया करेगा। ठीक है, प्लस फिर C2 के साथ e की पावर में आपने सेकंड रूट यूज़ कर लिया, फिर C3 के साथ थर्ड रूट और फिर C4 के साथ फोर्थ रूट। मतलब जितने सोल्यूशंस आएंगे उतने कॉन्स्टेंट्स आएंगे, साथ e की पावर में आपने 1 बाय 1 उनको ऐड करते जाना। ठीक है, सेकंड केस हमने पढ़ा था कि अगर एक जैसे रूट्स आ जाएं और वो बार बार रिपीट हो रहे हो, मतलब 3 3 3 4 4 4 या कोई भी नंबर एक ही दफ़ा बार बार रिपीट होता जाए, तो फिर आप उसको लिखते हैं C1 प्लस C2 के साथ एक पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, मतलब एक एक कॉन्स्टेंट के साथ, और फिर e की पावर में आपने वो नंबर लिख के 7x आ जाना है। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट केस 3 में आपके पास दोनों हैं और बेसिकली पेयर की फॉर्म में ही आएगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपके पास ये एक सोल्यूशन है, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, इसको लिखते हुए आपने चूंकि दो सोल्यूशन है तो यहाँ पे भी दो ही सीज आएंगे, एक C1 आएगा एक C2 आएगा। ये चाहे इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि प्लस है बीच में। फिर यहाँ पे जो आपके पास इमेजिनरी पोर्शन होगा वो बेसिकली इधर एंगल्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और जो आपके पास रियल पोर्शन होगा इसका वो इमेजिनरी के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो एंगल्स की फॉर्म में आएगा, और जो आपके पास रियल यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपके पास e की पावर ax में होल के साथ आएगा, होल ब्रैकेट के बाद। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी मैं मज़ीद एग्जांपल्स को सॉल्व करूँगा तो वो आपको क्लियर होता जाएगा कि वो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहली एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन है d² y dx² प्लस 4dy dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर की है और ये आपके पास चूँकि इक्वल टू 0 है तो ये होमोजीनियस भी है। ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ से इसमें से बेशक y को आपने बेसिकली ये करना होता है कि जो आपके पास d² ओवर d x² है इसको बेसिकली हम d² कह देते हैं। ठीक है,
या आप ये कह लें डी ओवर डी एक्स जो है वो बेसिकली आप इसको डी से रिप्रेजेंट करा करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डी ओवर डी एक्स जो है वो आपके पास डी के लाएगा, डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर ये बेसिकली डी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इन सब में से आप वाई अगर आप बाहर लिखें तो ये डी ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4d ओवर डी एक्स प्लस 3, ये आपके पास y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब अगर मैं इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दूँ तो ये आएगा डी स्केयर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जस्ट मैंने इसको जो है ना वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक डीज की फॉर्म में लिख दी है बस, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब कई बुक्स में डायरेक्ट आपको ये डीज की फॉर्म में ही आ जाता है, कई दफ़ा पेपर में डीज की फॉर्म में आ जाता है, कई दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन दिया हो सकता है, किसी भी तरह आ सकता है। आप उसको बेशक पहले इस तरह की फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक हो गया स्टूडेंट जी। दोबारा से देखेंगे, आपने बेसिकली इन सब में से वाई बाहर निकाल लेना, जो बाकी आपके पास टर्म्स आएंगी वो बेसिकली डी की फॉर्म में लिखी जाएंगी, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म को मैंने डी स्केयर कह दिया, ये डी ओवर डी एक्स को हमने डी का नाम दिया, ये स्केयर वाली को स्केयर कह दिया। अगर यहाँ पे क्यूब वाली होती तो डी क्यूब भी आ जाना था, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने इसकी लिखनी करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या लिखनी है, वो जो मैंने आपको एसोसिएटेड कहा था ना, उसी को ही हम कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी किस तरह से लिखी जाती है, आप ये वाई को इग्नोर कर देंगे, जस्ट ये वाली टर्म को इक्वल टू 0 लिख दें। डी स्केयर प्लस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस चीज़ को आप बेसिकली इक्वल टू 0 लिख दें तो ये आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर इसको सोल्व करना है और यहाँ से सोल्व करके हमें बेसिकली रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आपके जो सोल्यूशन आएंगे वो बेसिकली आएंगे -1 और -3। ये आप आई थिंक कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आती होगी, मैट्रिक में आप सीख के आए हैं। ये इसके सॉल्यूशंस आएंगे। अब इन सॉल्यूशंस देखें, अब ये मैंने जो आपको पीछे प्रैक्टिस करवाई है वो इनको लिखने का तरीका था, ठीक है। मतलब अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की थी, इसके जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो बेसिकली 2 आए हैं। इनको लिखने, इसका सॉल्यूशन जो लिखना है वो बेसिकली क्या होगा, C1 चूँकि रियल और डिस्टिंक्ट है तो क्या आएगा, C1 e की पावर -1x, इसी तरह ही मैंने आपको बताया था, प्लस C2 e की पावर -3x। तो ये बेसिकली बेटा इसका जो है वो जर्नल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसको हम जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं। दोबारा से रिवाइज करते हैं, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो बेसिकली होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 की थी। इसको मैंने पहले इधर से डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर को जो है वो मैंने डी स्केयर का नाम दे दिया, डी ओवर डी एक्स को मैंने डी का नाम दे दिया, ठीक है। अगर थर्ड पावर भी होगी तो उसको डी क्यूब का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इधर से आपकी एक स्टेप के बाद जो है ये वाई कॉमन लेने के बाद इस सारी टर्म्स को हम डी की फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और उस इक्वेशन का फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, वो किस तरह आएगी, ये वाई को इग्नोर कर देंगे और ये इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप इसके ऊपर फैक्टराइजेशन कर लें तो इसके ये 2 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। इन सॉल्यूशंस को आपने इस तरह से लिख लेना है। अब अगर स्टूडेंट ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 आएंगे, क्योंकि डी क्यूब में आ जाएगी तो यहाँ से क्यूब में जिसका मतलब है हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब है फिर 3 ही सॉल्यूशन निकलने हैं इसके। तो फिर आपने उनको 3 सॉल्यूशंस को देखना है कि वो किस कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम आपको स्टूडेंट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने में। और सेकंड प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये आपको सॉल्यूशन किस तरह से लिखने हैं इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से जो भी सॉल्यूशन आएगा आप वो भी लिख लेंगे। सेकंड, इसके सॉल्यूशन निकालना, अगर ये 4, 5, 6, 7 या कोई इस तरह की पावर बड़ी पावर आ जाती है तो उसको कैसे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको होम टास्क ऑलरेडी दिया था कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को देख के आना है कि सिंथेटिक डिवीजन से हम इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो अभी चलें मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ और हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। उसमें मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन का भी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे अब जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मेरे पास लेट सपोज ये डी की फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन अगर डी की फॉर्म में ही है तो फिर हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह से इसको
सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये और ये आपके पास डी की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी जो मैंने एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 2 में मैं डी की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया कि आपको अगर इस तरह दिया हो तो इस तरह ही आगे आप सोल्व करेंगे। अगर वो उस तरह से डी आया हुआ डी एस की फॉर्म में है तो उसको भी आप डीज में चेंज कर सकते हैं। इसकी जो बेसिकली करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम देखें तो वो बेसिकली क्या होगी स्टूडेंट्स, वो डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था कि इसको आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है सिंथेटिक डिवीजन से, ठीक है। क्योंकि आपका भी कोर्स काफ़ी पीछे है, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस आपने कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, अदरवाइज़ आपको कुछ और टेक्निक्स भी बताई जा सकती थी इनके सॉल्यूशंस निकालने के। तो इसलिए आप अभी जो है वो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। वैसे मैंने आपको ये होम टास्क दिया था, लेकिन हम इसको रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपने एक रूट गेस करना होता है। एक रूट गेस करने का मतलब ये होता है कि आप इसमें बाय हिट एंड ट्रेल मेथड के मुताबिक इसमें डी की वैल्यू पुट करें कि ये इक्वल टू 0 हो जाए। अगर मैं डी 0 पुट करता हूँ तो ये 0 0 0, लेकिन ये -3 बच जाता है। इसका मतलब है ये -3 ये इसका 0 रूट नहीं है इस इक्वेशन का। फिर आप कोई और रूट 1 रखें, आप 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 -5। ये अगर मैं रख सकता हूँ 1 डी की जगह 1 रखते हैं तो ये 1 -5 प्लस 7 -3। स्टूडेंट इसको जब हम 7 + 1 8 -5 -3 -8 और ये इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब है 1 इसका एक सोल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन हमें मिल गया जो 1 है। इसी तरह आपने ना रैंडमली 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरह से आप नंबर पुट करेंगे तो आपको एक सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। क्योंकि आपने अभी कोर्स नहीं पढ़ा हुआ न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं ऐसी आ सकती कि आपको इसका सलूशन ना मिल सके। इसलिए आपको इसका एक सलूशन मिल जाएगा रैंडमली, वो आपने उसको यूज़ करेंगे। अब किस तरह से करते हैं स्टूडेंट, जो आपको सलूशन मिला होगा एक, जो कि इसका एक सलूशन 1 है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने इसकी एक सबसे बड़ी पावर जो है वो यहाँ पे डी क्यूब है। इसका कोफिशिएंट देखें वो क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वो बेसिकली 1 है। फिर आप इसकी एक पावर कम कर दें, क्यूब की एक पावर 2 है तो ये 2 है। इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -5 है, वो यहाँ पे आ जाएगा -5। इसकी एक पावर कम कर दें तो वो डी होती है, वो उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, वो बेसिकली क्या है 7 है, वो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसकी एक पावर ख़त्म हो जाएगी बेसिकली, तो ये आपके पास लास्ट में -3 बच जाएगा। ये मैंने कोफिशिएंट्स लिखे हैं। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके पास ये वाली टर्म है ही नहीं, यहाँ पे बस डी क्यूब है प्लस 7d -3 = 0 है। लेट्स सपोज ये हम सपोज कर रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे कोफिशिएंट्स कैसे लिखने थे, इसका कोफिशिएंट बेसिकली नहीं है तो ए 1 आएगा, यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब स्केयर इसके बाद स्केयर वाली टर्म आती है, वो इधर मौजूद नहीं है। अगर कोई टर्म आपके पास मौजूद नहीं होगी तो उसकी जगह आपने यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। मतलब आपने डायरेक्ट इग्नोर नहीं करना, आपने उसकी जगह पे यहाँ पे 0 आएगा, फिर इधर 7 आ जाएगा, फिर -3 आएगा। मतलब आपके पास कंसेक्टिव पावर्स को आपने लेके चलना है। अगर यहाँ पे 3 है तो फिर आपने 2 अगर है तो उसका कोएफिशिएंट आएगा, अगर नहीं है तो वो 0 आता जाएगा। फिर आप इसकी जगह 7 आएगा और फिर इसकी जगह -3 आएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये टर्म इस तरह से है, ये टर्म ही मौजूद नहीं है यहाँ पे जो डी वाली है, तो क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 आएगा, इसका कोएफिशिएंट -5 आएगा, फिर आगे एक 0 आएगा चूँकि डी वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं थी, और फिर ये लास्ट में -3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली वाली टर्म वैसे ही नीचे आ जाती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। फिर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास -4 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -4 आपके पास आएगा। फिर दोनों को आपने ऐड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 3। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा +3, जब इनको ऐड करेंगे तो ये 0। अब अगर तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपने ठीक किया है। अगर ये आंसर 0 नहीं आ रहा तो दो मसले हो सकते हैं। एक, या तो ये जो आपने रूट गैस किया था ना, एक d = 1 वाला जो आपने एक रूट गैस किया था, या तो ये रूट गैस करने में प्रॉब्लम आई है या आपने सिंथेटिक डिवीजन ठीक नहीं की। अगर तो ये इसका सलूशन है तो इसका लाजमी है कि ये रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। अब ये आपने ट्रिक याद रखनी है कि अगर आपके पास सलूशन जो ये नंबर आपके पास आ रहा है
ये अगर इसका सलूशन है तो फिर ये लाजमी आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है या तो इस रूट में आपने मिस्टेक की है गेस करने में, या आपने इस प्रोसेस में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी एक पावर कम कर दें। जितनी पावर यहाँ पे होगी उससे एक पावर कम कर देंगे। क्यूब है तो हम इसकी एक पावर कम करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर। फिर इसकी एक पावर कम कर दें, वो बन जाएगा डी। तो इसके साथ ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा, इसके साथ ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा, और लास्ट कोफिशिएंट आएगा और इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसको बेसिकली हमने क्या किया है, अगेन एक पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख लिया, इससे एक पावर कम करके। ठीक है। अब अगर यहाँ पे 4 टर्म्स आ रही होती, ये तो रिमाइंडर को छोड़ दें, 4 टर्म्स आती तो यहाँ पे पहले आपने इसकी एक, फिर इस इधर 4 होना था। ठीक है। फिर आपने यहाँ से इसकी पावर एक कम करके क्यूब में आ जानी थी, और फिर आपने आगे एक एक पावर कम करके साथ ये लिख लेना होता। ठीक है। अब अगर आप इसका सलूशन फाइंड करेंगे तो वो बेसिकली इसका सलूशन आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। इसकी फैक्टराइजेशन, चलें मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। अगर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आता है, और इन दोनों को ऐड करें तो ये -4 आता है। ये इसका मतलब है ये फैक्टर्स ठीक हैं। इसमें से d कॉमन लेते हैं, ये आएगा d माइनस 3। इसमें से माइनस डी कॉमन, माइनस 1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन आए हैं बेसिकली क्या आएंगे, d इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों आपके पास सोल्यूशन आए हैं। इसको अगर मैं इसके टोटल आपके पास सोल्यूशन क्या है, एक 1 ये वाला, ठीक है, फिर एक 1 ये वाला, और एक ये 3, ये सोल्यूशन आए हैं। अब अगर आपने इसका सोल्यूशन लिखना हो तो जनरल सोल्यूशन y किसके इक्वल आएगा जी, y आएगा c1 प्लस c2x होल की पावर e की पावर 1x। ये मैंने इन दोनों के लिए लिखा है, चूँकि ये रिपीटिंग थे तो मैंने आपको बताया था c1 प्लस c2x, और अगर लेट सपोज एक और 1 होता तो फिर यहाँ पे c3x स्क्वायर आनी थी टर्म, और फिर होल की पावर e की पावर में ये नंबर आएगा 7x। और इसको जो आपके पास डिफरेंट आएगा उसको आपने वो डिफरेंट वाली टेक्निक के मुताबिक ही c3 e की पावर 3x इस तरह से ऐड करते जाना। ठीक है। तो ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन है बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपके पास क्या है, जर्नल सॉल्यूशन है। ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें अगर आप देखें तो मेजर चीज़ ये सिंथेटिक डिवीजन थी, और सेकंड आपका इसको रूट्स को किस तरह से आप लिख सकते हैं ये चीज़ थी। तो आई होप कि आपको इसकी ये एग्जांपल भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आ रहे हों।